नमस्कार सभी लोगों को। स्वागत है आप लोगों का एमएस अड्डा यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारा टॉपिक है, लेक्चर का टॉपिक है आज कौन सा, ग्राफिक्स, छापा कला यानी ग्राफिक्स आर्ट का देखेंगे। इसके बारे में, इसके इतिहास क्या रहा है, कौन कौन सी विधियां इसमें आती हैं, और इसके साथ थोड़ा सा हम देखेंगे फोटोग्राफी। फोटोग्राफी के भी क्या है, जो थोड़े से बेसिक्स, फोटोग्राफी इसकी भी बेसिक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, छापा कला। तो छापा कला की शुरुआत कहाँ से हमें प्राप्त होती है? 8वीं शताब्दी में चीन में क्या है, लकड़ी के ठप्पों को बनाया गया और उससे छपाई शुरू की गई थी। यहाँ से हमें प्राप्त होता है। और सबसे पहली जो एक है, कौन सी, हीरक सूत्र। हीरक सूत्र को प्राप्त होता है, जो कि 1868 ईस्वी में पांडुलिपि है छपी। ये इससे क्या है, छपाई का यानी ग्राफिक्स आर्ट जो शुरुआत के हैं उसके सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है किसमें, हीरक सूत्र ग्रंथ में, पांडुलिपि ग्रंथ है। इसके बाद फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस पे हम आए। तो प्रिंटिंग प्रेस में क्या हुआ, 1450 ईस्वी में जॉन गुटेनबर्ग ने जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, खोज की थी। कहाँ पे, जर्मनी में सबसे पहले जॉन गुटेनबर्ग ने। और भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे, पुर्तगालियों को दिया जाता है। कहाँ पे इन्होंने शुरू की थी, गोवा में। कब, 1556 ईस्वी। 1556 ईस्वी में गोवा में शुरू किया। और फिर आगे जब हम बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो पहले क्या है, 1816 में रामचंद्र रॉय द्वारा लिखी अनुध मोंगल, जो कि क्या है, बंगाली में, इसके भी मुद्रण और चित्रण के प्रमाण मिले हैं हमें। किसके, अनुध मोंगल के, जो कि रामचंद्र रॉय द्वारा लिखी गई पुस्तक। फिर हम आते हैं ग्राफिक्स आर्ट के भाग कितने। तो मुख्य रूप से जो ग्राफिक्स आर्ट है, छापा कला है, 3 भाग में विभाजित है। कौन कौन सा, पहला है उभार सतह यानी रिलीफ मेथड, अंतः सतह इंटेग्लियो मेथड, फिर समतल सतह जिसे क्या है, प्लेनोग्राफी मेथड कहते हैं। कौन कौन सा हो गया, उभार, अंतः और समतल। फिर उभार सतह अंदर भी कई भागों में विभाजित है, जैसे वुडकट, लिनोकट और स्क्रैपर बोर्ड। अंतः सतह इसी तरह यानी इंटेग्लियो में सबसे फेमस है, इंटेग्लियो में क्या है, एचिंग। एचिंग पे ही बेस्ड कौन से, ड्राई पॉइंट, मेजोटिंट, एक्वाटिंट सब क्या है, एचिंग पे बेस्ड है। फिर सेकंड नंबर पे आता है मेटल इनग्रेविंग, थर्ड पे ड्राई पॉइंट, चौथा क्या है, एक्वाटिंट, और पांचवा मेजोटिंट। फिर समतल सतह में लिथोग्राफी, और इसके बाद नया एक क्या है, सेरेग्राफी को भी हम इसमें रख सकते हैं। किसको, सेरेग्राफी को भी कहें तो हम क्या है, समतल सतह का ही ये भी एक भाग है, समतल सतह। फिर हम आगे आएंगे, ऑफसेट प्रिंटिंग्स भी हैं, जो क्या है, लिथोग्राफी का ही एडवांस वर्जन है। कौन सा, ऑफसेट प्रिंटिंग। अब हमारा क्या है, देखिए, उभार सतह। उभार सतह में क्या है, रिलीफ मेथड। तो रिलीफ मेथड में सबसे पहले क्या आता है, वुडकट। तो वुड कट में क्या है, जब अगर वुड कट को देखें हम, तो इसमें छाया प्रकाश को नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन वुड इनग्रेविंग, जो कि इनग्रेव करके अगर वुड इनग्रेविंग करें तो इसमें छाया प्रकाश को दिखाया जा सकता है। वुड कट में छाया प्रकाश नहीं दिखेगा, वुड इनग्रेविंग में छाया प्रकाश हम दिखा सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, नालियां यू या वी आकार की, जैसे इनग्रेव जो कर रहे हैं उसमें ये ऐसे यू आकार की नालियां बनाते हैं या फिर वी आकार की, ठीक है, यू या वी आकार की बनाई जाती हैं। अनुप्रस्थ काट वाला ब्लॉक सर्वोत्तम। अनुप्रस्थ काट का मतलब जैसे ये हो गया चौकोर एक ब्लॉक, सबसे सर्वोत्तम, जिसमें किसका किया जाता है, एंड ग्रेन। यानी अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या है, जो एंड का हो, जो लास्ट का हो, जो किसी भी लकड़ी है कोई, तो इसका जो एंड वाला पार्ट है, एंड वाला, लास्ट वाला, इसके बारे में बात हो रही, ठीक है। तो एंड ग्रेन इसका क्या है, अच्छा होना चाहिए। और इस ब्लॉक के लिए क्या करते हैं हम,
होलिका के वृक्ष का से, यानी कि उसकी क्या होती है, बहुत ही अच्छी और मुलायम होती है लकड़ी, इसलिए होलिका के वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। ब्लॉक की मोटाई कितनी, 1 या 2 इंच की होती है, जिसपे वो पूरी अपनी ड्राइंग बनाई जाती है। अब मेथड यानी कि किस तरह से किया जाता है, तो सबसे पहले इसमें क्या है, स्केचिंग की जाएगी। स्केचिंग के बाद फिर क्या करेंगे, कार्विंग, यानी कि इसको खोदेंगे, कार्विंग करेंगे बढ़िया से। उसके बाद इसमें इंकिंग, इंक क्या है, इसके ऊपर वाले जगह पे, जो खोदा गया भाग है उसमें नहीं, ऊपर वाले जगह पे क्या है, इंक पूरा लगाया जाएगा। और इंक लगाने के बाद फिर इसे प्रिंट यानी छाप लेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, देख, जो सतह छापनी होती है उसको गहरा खोद देते हैं और ऊपरी भाग पे इंक लगाकर छपाई कर लेते हैं। ये क्या है, रिलीफ में जिसको छापना होता है उसे तो गहरा खोद दिया हमने पूरी ड्राइंग को, और जो नहीं छापने वाला पार्ट है उसको क्या है, उस पर स्याही लगा के कर लेंगे, तो जो खाली स्थान है वो हमारा मिल जाएगा। ठीक है। इसमें औजार कौन कौन से प्रयोग होते हैं, तो ब्रेयर, बुरिन, बरुइन, बरुइन यानी खोदने या गड्ढा करने के लिए आता है, ग्रेवर और गेज का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्या है, लिनो कट। अब लिनो कट में क्या होता है, लिनो कट में रबर के पॉलीमर या फिर चमड़े का सबसे अच्छा होता है, यानी जो लिनो कट हम यूज करते हैं उसमें क्या है, जो स्टेंसाइल बनाई जाती है उससे किससे, रबर पॉलीमर या चमड़े का बनाया जाता है। सेम प्रोसेस इसमें भी होगा जैसे वुडकट में हुआ, पहले स्केच बनाएंगे उस पे, स्केच बनाने के बाद क्या है, कार्विंग यानी उसमें काटेंगे, इसके बाद उसमें इंकिंग करेंगे, उसके सतह पे इंक लगाएंगे और फिर कागज पे या जिस पे भी छापना होगा छाप लेंगे यानी प्रिंट कर लेंगे। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से, तो कर्तन यंत्र यानी काटने का कर्तन यंत्र निकाल, जैसे कैंची हुआ, चाकू हुआ ये। फिर डेपर, वी आकार के औजार, वी आकार के औजार किस लिए, जो उसको कार्विंग करना है, और गेज, इन सब का क्या है, प्रयोग किया जाता है। फिर आता है हमारा उभार सतह में स्क्रैपर मान, क्या है, स्क्रैपर बोर्ड। तो इस स्क्रैपर बोर्ड में क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार का बोर्ड होता है, ठीक, जिसमें चीनी मिट्टी, उस पर क्या है, चीनी मिट्टी की परत होती है। इसमें खुदाई के लिए तेज धार वाले यंत्र की आवश्यकता होती है, यानी बहुत ही तेज धार वाले। प्रोसेस इसमें भी सेम ही होगा, स्केचिंग होगी, कार्विंग, इंकिंग और फिर प्रिंटिंग। इसमें जरूरत किस किस औजारों की पड़ती है, जैसे हार्ड रोलर, किसकी, हार्ड रोलर, हैंडमेड पेपर की, कार्टेज पेपर की, इन सब की जरूरत पड़ती है। फिर आता है हमारा इंटेग्लियो मेथड, क्या है, इंटेग्लियो मेथड। इंटेग्लियो मेथड में यानी कि अंतःसतह, हमने उभार सतह देखी, अंतःसतह। अब देखिए इसका विकास का श्रेय कहां पे, जर्मनी के 14वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ। फिर देखिए इसमें पिछले वाले में जो उभार सतह था उसमें क्या था, जैसे कोई भी ये हो गया, इसमें हमने स्केचिंग बनाई, जो भी चीज कुछ बनाया, तो जो बनाया गया है इसको खोदते थे, ठीक है, जो बनाया गया, और ऊपर जो प्लेन वाला पार्ट है, जो ऊपर ऐसे उभरा हुआ पार्ट हो गया, उस पे स्याही लगाई रोलर की मदद से और फिर छाप लिया। जबकि अंतः सतह में उसका वो होता है ठीक ऑपोजिट। इसमें क्या है, स्याही ऊपर वाले भाग में न लगा के जिसको कार्विंग किया गया, जो खोदा गया भाग है उसमें स्याही लगाते हैं, खोदे गए भाग में स्याही लगा के फिर छापा जाता है। ठीक है, स्याही वाले भाग को खोदा जाता है जहां पे स्याही लगानी है, फिर मुलायम रोलर के माध्यम से उसमें रंग भरते हैं जो खोदा हुआ भाग है, और ऊपर का जो सतह है, जो उभरा हुआ सतह है, उसको कपड़े से पोंछ के साफ करते हैं, यानी जो भी स्याही ऊपर बिखरी है उसको साफ कर लेंगे और इसके बाद फिर छाप लेते हैं। ये हो गया उसमें। ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे फेमस इसकी है एचिंग। इंटेग्लियो में सबसे फेमस विधि है एचिंग, जिसे अम्लांकन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए अम्लांकन में क्या होता है, इसमें धातु की प्लेट, पीछे हमने देखा उभार सतह में क्या है, लकड़ी या फिर
चमड़ा हो गया, रबर हो गया, या स्क्रैपर बोर्ड, इन सब का प्रयोग हो रहा था। बट इसमें क्या है, इसमें अम्लांकन, इसका नाम क्या है, अम्लांकन। इसमें एचिंग में धातु की प्लेट का प्रयोग किया जाता है। किसका? धातु की प्लेट का। अब इस प्लेट में क्या है, जो पिछली सतह होती है और किनारे पर स्टेपिंग आउट वार्निश यानी अम्ल रोधक, पहले हमने क्या किया, उस पर स्केच बनाए। जिस भाग में रंग भरना है उसको छोड़ के बाकी पे क्या है, स्टेपिंग आउट वार्निश, जो कि अम्ल रोधक होता है, एसिड को रेसिस्ट करता है, उस पे क्या करते हैं, स्टेपिंग आउट वार्निश लगाते हैं। ठीक। अब देखिए, अम्लांकन वाले भाग को छोड़कर सब जगह अम्ल रोधक का प्रयोग, यानी कि जो हमने जो कोई चित्र बनाए, जो भी पेंटिंग्स बनाई, जिसको छापना है, उसको छोड़ के बाकी हर जगह क्या है, अम्ल रोधक का प्रयोग किया जाता है। हो गया। इसके बाद फिर क्या करेंगे, उस प्लेट को यानी नाइट्रिक एसिड या आयरन पैराक्लोराइड, किसका? नाइट्रिक एसिड, कोई भी एसिड हो गया ये, या फिर इसमें क्या है कि अलग अलग, जैसे प्लेटें जो होती हैं, कॉपर की प्लेट है, एल्युमिनियम की प्लेट है, किस चीज की, वो किस धातु की प्लेट है, उसके हिसाब से एसिड अलग अलग यूज होते हैं। तो क्या है, नाइट्रिक एसिड या आयरन पैराक्लोराइड में डालते हैं, उसको वॉश के लिए यानी डुबाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा, अब डुबाएंगे तो जो हम जहां पे भी स्टेपिंग आउट वार्निश की गई है, यानी जहां पे अम्ल रोधक लगाया गया, उस स्थान को छोड़ के जहां पे नहीं लगाया, वो क्या होगा, वो एसिड उसको गड्ढा कर देगा, यानी वहां से वो प्लेट कट जाएगी एसिड के रिएक्शन से, और वहां पे वो गड्ढा मिल जाएगा। अब देखिए, जिंक या कॉपर की प्लेट के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज होता है, और एल्युमिनियम के लिए कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं। किसका? कास्टिक सोडा का। और खास तौर से जो प्लेट की मोटाई होती है वो कितनी, 18 गेज की होनी चाहिए। कितनी? 18 गेज की कम से कम होनी चाहिए। ठीक। अब इसमें मेथड क्या होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेपिंग आउट वार्निश उस पे कर दिया प्लेट पे। फिर एचिंग। एचिंग क्या था, एचिंग, ये देखिए, एचिंग में क्या था कि हम स्टेपिंग आउट वार्निश उस जगह पे कर रहे थे जिसको प्रिंट नहीं करना है हमें, जिसको हमें प्रिंट नहीं करना है वहां पे स्टेपिंग आउट वार्निश करेंगे। इसके बाद ये वाला जो प्रोसेस है वो क्या है, जो हम एसिड में डुबा रहे हैं, एसिड से वॉश कर रहे हैं, ये प्रोसेस एचिंग कहलाता है, यानी अम्लांकन। तो इसके बाद क्या होगा, वो जहां पे भी स्टेपिंग आउट वार्निश यानी अम्ल रोधक नहीं लगाया गया, वो क्या होगा, गल जाएगा एसिड के कांटेक्ट में आने से, और वहां पे गड्ढा बन जाएगा। फिर उस गड्ढे में क्या है, इंकिंग यानी स्याही भरेंगे, और स्याही भरने के बाद फिर उसे छाप लेंगे, यानी प्रिंटिंग। ठीक है। दूसरा इसमें आता है मेटल इनग्रेविंग, क्या? धातु उत्कीर्णन। अब धातु उत्कीर्णन में भी इसमें क्या है, खास तौर से तांबे की चादर का, जो कि 1 सेंटीमीटर की हो। कितनी? 1 सेंटीमीटर की हो चौड़ाई। ये 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये ऐसे प्लेट ली है हमने, तो इसकी ये जो चौड़ाई है वो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर चादर को नौशादर या खड़िया मिट्टी के घोल से साफ करते हैं, उसको क्लीन किया जाएगा। इसके बाद उस पर ग्राउंड बनाते हैं। ठीक। और डामर तथा मोम के ये जो ग्राउंड किसके बनाते हैं, डामर और मोम के मिश्रण से उस पर ग्राउंड बनाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, डामर और जो मोम था, इनके मिश्रण से अच्छे से उस पर बढ़िया से रगड़ के ग्राउंड बना दिया जाएगा, इन दोनों को रगड़। अब देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले ग्राउंड बनाया जाएगा, धातु की प्लेट ली गई, उस पर डामर और मोम के मिश्रण से ग्राउंड बनाया। फिर इनग्रेविंग करेंगे, यानी इनग्रेव यानी खोदना, उसको खोदेंगे अपनी जो भी चित्र है या जो भी चीज छापना है उसके अनुसार। फिर जो खुदा हुआ भाग है उसमें इंकिंग, उसमें स्याही भरेंगे, और इसके बाद उसे प्रिंट कर देंगे। अब देखिए इसमें क्या वार्निश का प्रयोग किया जाता है, जो ग्राउंड हमने बनाया है उसको बाद में साफ करने के लिए। खुरचनी, स्क्रैपर, उसको एनग्रेव करने के लिए, खुरचनी का प्रयोग एनग्रेव करने के लिए, और धातु को काटने वाला, जैसे उसके बर या फिर कोई चीज बाहर निकलते हैं उसको काटने के लिए एक
कोई भी औजार की प्रयोग होती है। ठीक है, अब आते हैं एक्वा टिंट। एक्वा टिंट में देखिए क्या होता है, सर्वप्रथम इसको क्या है 1768 में जीन बैप्टिस्ट ली प्रिंस, क्या है, जीन बैप्टिस्ट ली प्रिंस ने इसकी खोज की। ये कहां से, फ्रांस थे, यानी फ्रांसीसी कलाकार थे। इसमें एक सबसे पहले क्या करते थे कि मेटल के प्लेट को ये डस्ट बॉक्स में रखकर रेजिंग के डस्ट का छिड़काव करते हैं। यानी मेटल एक बॉक्स है, इसमें जिस जिस भी मेटल पे अपनी ग्राफिक्स बनानी है, जो चित्र बनाना है, उसको क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे और रेजिन के डस्ट से इस पे अच्छे से छिड़काव करेंगे ताकि ये पूरा क्लीन हो जाए। ठीक, अब वो ग्राउंड बन गया, ठीक है, छिड़काव करके। देखिए अब ग्राउंड बनाने के बाद प्लेट को गर्म करते हैं, प्लेट को गर्म कर लिया और प्लेट को गर्म करने के बाद फिर शेष अम्लांकन द्वारा, यानी शेष क्रिया क्या है, अम्लांकन द्वारा करते हैं। ठीक है, और शेष क्या है, शेष क्रिया अम्लांकन द्वारा करते हैं। अब इसमें भी क्या है, देखिए रेजिन की जगह सल्फर या डामर का भी प्रयोग किया जाता है। किसका, सल्फर या डामर का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले क्या किया, धातु की प्लेट ली, धातु की प्लेट को एक बॉक्स में रख के इस पे रेजिन के डस्ट से अच्छे से साफ करके उसे ग्राउंड बना लिया। ग्राउंड बनाने के बाद फिर इस पे क्या करेंगे, स्टेपिंग आउट वार्निश डालेंगे। स्टेपिंग आउट वार्निश कहां पे डालेंगे, जहां पे ग्राफिक्स को, मतलब जिस स्थान को छापना नहीं है, जैसे ये प्लेट हो गई, इस प्लेट पे कोई ये आदमी का चित्र बना दिया, तो हमें क्या है, ये वाले भाग को छापना नहीं है, हमें छापना है सिर्फ ये आदमी को। तो जहां जहां पे नहीं छापना है, इन सब पार्टों को क्या करना है, स्टेपिंग आउट वार्निश से ढक देना है। ठीक, इसके बाद फिर इसको एसिड में डालेंगे, जिस भी धातु की प्लेट हो, जैसे इसमें क्या है, मेटल प्लेट है, तो जो भी धातु है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, किस चीज की, उसके अनुसार उसके एसिड में डालेंगे, नाइट्रिक एसिड में डालना या कास्टिक सोडा में। तो जिस पे नहीं लगा है स्टेपिंग आउट वार्निश, वो क्या होगा, गल जाएगा, वहां पे गड्ढा हो जाएगा, और उसके बाद गड्ढे में स्याही भरेंगे और प्रिंट। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले रेजिन डस्ट से ग्राउंड बनाएंगे, फिर इस अम्लांकन वाली क्रिया करेंगे, फिर इंकिंग करेंगे उसमें जो गड्ढा हो गया, और इसके बाद उसे छाप लेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट मेजोटिंट। तो मेजोटिंट में भी देखिए औजार क्या क्या प्रयोग हो रहे हैं, रोलेट, रॉकर, स्क्रैपर। ठीक है, इसमें देखिए ये उल्टा हो गया है, पहले क्या है, इसमें ग्राउंड बनाएंगे, ग्राउंड ग्राउंड बनाने के बाद फिर एचिंग वाली क्रिया करेंगे, इसके बाद इंकिंग, और इंकिंग के बाद फिर प्रिंट ले लेंगे। ठीक है, क्या क्या हमने ग्राउंड बनाया, एचिंग, इंकिंग और प्रिंटिंग। फिर नेक्स्ट आता है ड्राई पॉइंट। तो ड्राई पॉइंट में भी क्या है, खुदाई करने के लिए और बर काटने के लिए स्क्रैपर और स्क्रबर। औजार तक को भी पूछा जाता है कि रोलेट किस में प्रयोग किया जाता है, तो रोलेट का प्रयोग मेजोटिंट में भी होता है। ठीक है, ये किस लिए प्रयोग किया जाता है, रंग लगाने के लिए। अब देखिए इसमें क्या है, ड्राइंग किया, ड्राइंग बनाया, जो भी प्लेट है ड्राइंग बनाया, और उसको क्या किया, इनग्रेव करते हैं। इसमें क्या है, जो मेटल एनग्रेविंग, क्या है हमारा, मेटल मेटल इनग्रेविंग जो कर रहे थे उसकी तरह क्रिया, ड्राइंग बनाया, इनग्रेव किया, इनग्रेव्ड एरिया में या जहां जिसको खोदा है उसमें इंकिंग, और फिर उसके बाद उसे प्रिंट में के रूप में ले लिया हमने। ठीक है, तो ये अब हमारा क्या है, प्लेनोग्राफी की तरफ। देखिए हमारा क्या है, प्लेनोग्राफी में आ गए हम लोग, किसमें, प्लेनोग्राफी। प्लेनोग्राफी में क्या है, इसमें लिथोग्राफी सबसे फेमस है। तो देखिए लिथोग्राफी यह एक छपाई की तकनीकी है जो कि तेल और पानी के न मिलने, दैट मीन्स वाटर और ऑयल के न मिलने के सिद्धांत पर आधारित है। इसे 18वीं शताब्दी के अंत में विकसित हुई और इसने
प्रकाशन कला और संचार के क्षेत्र में क्रांति, यानी बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई। ये कई जगह 1796 मिलता है, कुछ जगह 1798, तो इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। आप लोग अपने हिसाब से जो भी ऑप्शन में उसको देख लेंगे। इलोइस सेनफेल्डर ने जर्मनी में लिथोग्राफी की खोज की थी। किसने? इलोइस सेनफेल्डर। इन्होंने खोज का उद्देश्य क्या था? इन्होंने संगीत स्क्वायर और नाटक स्क्रिप्ट छापना मेन पर्पज था, इसके लिए इन्होंने इसे किया। इसमें चूना पत्थर पर तेल आधारित स्याही का उपयोग होता है। देखिए 1800 के दशक में किताब, पोस्टर और विज्ञापन के लिए इसका बहुत ज्यादा फेमस हुआ। अब इसमें एक आता है क्रोमोलिथोग्राफी। तो क्रोमोलिथोग्राफी क्या है? लिथोग्राफी नॉर्मल है, वो क्या है? ब्लैक स्याही या फिर कोई सिंगल कलर के लिए। क्रोमोलिथोग्राफी में रंगीन छपाई संभव हुई। इसमें क्या है? अलग अलग चीज के लिए अलग अलग बनाए गए और अलग अलग कलर की स्याही लगा के छापी जाती है। देखिए क्रोमोलिथोग्राफी की खोज 19वीं सदी के मध्य हुई थी और इस तकनीकी को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? गैलोडी डेसलोच। क्या है? गैलोडी डेसलोचेस एक फ्रांसीसी प्रिंटर है जिसने उन्होंने 1837 में क्रोमोलिथोग्राफी का पेटेंट प्राप्त किया। किसका? इसका पेटेंट प्राप्त कर लिया था। किसने? तो गैलोडी डेसलोचेस ने। अब यह तकनीकी लिथोग्राफी के एक रंगीन रूप है जिसमें हर रंग के लिए अलग अलग पत्थर की प्लेट उपयोग होती है, यानी जितने कलर करने हो उसके लिए अलग अलग जरूरत होती है। इससे सुंदर, विस्तृत और रंगीन चित्र छापना संभव हुआ और विशेष रूप से किसने? विज्ञापन के जो पोस्टर थे और कलात्मक प्रिंट के लिए इसको प्रयोग में लाया गया था। किसको? क्रोमोलिथोग्राफी को। फिर आया इसमें फोटोलिथोग्राफी। फोटोलिथोग्राफी इसका प्रयोग किसके लिए किया गया? तो ये जो सर्किट डिजाइन्स हैं जिसमें सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप्स के निर्माण में किया जाता है और बहुत ही सूक्ष्म तकनीकी। क्या है? बहुत ही सूक्ष्म तकनीकी है। अब लिथोग्राफी जो है, लिथोग्राफी में क्या क्या प्रयुक्त होता है? तो इसमें जो सामग्री लगती है वो कौन कौन सी है? जैसे कार्बोनेडम पाउडर, लेविगेटर, अरेबिक गम जिसे बबूल का गोंद भी कहते हैं, ठीक है, प्राकृतिक एडेसिव भी बोल सकते हैं आप, तूसे, क्रेयॉन, टाल्कम पाउडर, रोलर, वॉश आउट सोल्यूशन। वॉश आउट सोल्यूशन किस लिए प्रयोग होता है? जो एक्स्ट्रा कहीं भी कलर हो उसको साफ करने के लिए। सरेस लेप, ये क्या होता है? ऑयल बेस्ड। ऑयल बेस्ड, ये जो सरेस लेप क्या है? ऑयल बेस्ड। अब इसमें जो कई बार पूछा जाता है कि कौन सा पत्थर सबसे प्रमुख होता है इसके लिए, तो इसके लिए बवेरिया शिला, बवेरिया का जो पत्थर है वो सबसे उत्तम होता है और ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो पीले रंग का, एक भूरे रंग का, ठीक है। तो ये वाला सबसे उत्तम है, पीले वाला। अब इसकी कार्य प्रणाली देखते हैं, कार्य कैसे है। तो ये तेल और पानी का, पहले बताया मैंने, तेल और पानी आपस में नहीं मिलते, इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। चिकनी सतह पे क्या है? चित्र को बनाया जाता है, फिर पत्थर को पानी से भिगो दिया जाता है और तेली स्याही लगाई जाती है। क्या है? ऑयल बेस्ड, ऑयल बेस्ड कलर का प्रयोग होता है इसमें और इसके बाद छाप लिया जाता है। अब देखिए इसमें कैसे होता है। तो सबसे पहले कार्बोनेडम पाउडर लगा के ग्राउंड बनाया, फिर इसे क्या है? लेविगेटर से सेट करते हैं। किससे? लेविगेटर से। इसके बाद क्रेयॉन से ड्राइंग करते हैं। क्रायन क्या होता है? मोम आधारित कलर होते हैं, ठीक है। फिर टाल्कम पाउडर उसके ऊपर लगा दिया तो वो क्या है? चिपक जाता है। फिर गम, अरेबिक गम लगाते हैं और लास्ट में क्या है? वॉश आउट सोल्यूशन से इसको साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद फिर स्याही लगाएंगे और स्याही के बाद प्रिंट कर लेंगे। ये इसका क्या हुआ? पूरा प्रोसेस हुआ कि ये किस प्रकार कार्य करता है। कई बार पूछे जाते हैं, जैसे क्या होता है, तो ज्यादा तो नहीं, 3-4 इसके दे देगा, जैसे वॉश आउट सोल्यूशन इंकिंग प्रिंटिंग,
ये 3 दे दिया, इसी को फेर बदल करके, यानी कि किसको पहले किया जाता है किसको बाद में, उसको एक क्रम में लगाना होता है। ये खासतौर से ये जो पीजीटी एग्जाम्स है, पीजीटी है, जैसे आरपीएससी का जो लेक्चरर वाला है हो गया, फिर नेट नेट जेआरएफ है, उसमें इन सबको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स हैं, नेट हुआ, जेआरएफ हुआ। अब आइए देखते हैं हम ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होती है। तो ऑफसेट प्रिंटिंग भी क्या होती है, ये भी एक प्लेनोग्राफी के तहत उसी पे काम करता है। किस पे? प्लेनोग्राफी के सिद्धांत पे। ठीक है, अब देखिए ऑफसेट प्रिंटिंग एक आम प्रिंटिंग तकनीकी बन गई है अभी, जो हाल के जो इसमें बहुत ज्यादा वो है सुधार, इसकी वजह से एकदम आम प्रिंटिंग है, जिसमें स्याही लगी छवि को रबर ब्लैंकेट से, यानी रबर कंबल पर, और फिर उसे प्रिंटिंग सतह पे, यानी एक जगह स्याही लगी छवि है, ठीक, किसी पत्र, जो रबर रोलर इस पे जाएगा, उसको क्या करेगा, उसकी स्याही को उठा के ले गया, और बाद में जहां पे ये कागज रखा है इस पे क्या करेगा, उसको छाप देगा। ये ऐसे घूमते रहता है, ठीक है, रोलिंग टाइप का होते रहती है। यहां से उसने उठाया रबर ब्लैंकेट ने और इस पे छाप दिया, ठीक है, स्थानांतरित को, इसी को क्या बोलते हैं, ऑफसेट। ऑफसेट तकनीकी एक सपाट यानी प्लेनोग्राफी छवि वाहक उपयोग करती है, प्लेनोग्राफी के अंतर्गत आता है। इसके विकास में 2 संस्करण में हुआ। पहले क्या है, 1875 इंग्लैंड के रॉबर्ट बाकले, किसके द्वारा, 1875 में इंग्लैंड के रॉबर्ट बाकले द्वारा छपाई के लिए। और दूसरा प्रमुख इसका टाइम आता है 1904 में संयुक्त राज्य अमेरिका की ईरा वाशिंगटन रूबेल, क्या है, ईरा वाशिंगटन रूबेल, इनके द्वारा कागज पे छपाई के लिए, ठीक है। फिर आता है पहला रोटरी ऑफसेट जो लिथोग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस है, वो कहां पे, इंग्लैंड में बनाया गया, रोटरी यानी घूमते हुए। और 1875 में रॉबर्ट बॉकले द्वारा पेटेंट भी करा लिया गया, क्या करेगा, इसको अपने नाम का पेटेंट कराया गया। समाचार पत्र हो गए, इसके प्रकाशन के लिए स्टैली टी मैकब्रियर ने समाचार पत्र मुद्रण के लिए वैन गार्ड वेब ऑफसेट प्रिंट का आविष्कार, किसके लिए, समाचार पत्रों के लिए, किसने, स्टेलिटी मैकब्रियर ने शुरू किया। और इसको अनावरण करके 1954 में फोर्ट वर्थ टेक्सास में, कहां पे, टेक्सास, टेक्सास कहां पे है, यूएसए। देखिए वाटरलेस ऑफसेट लिथोग्राफी नई है, बहुत ही लेटेस्ट है, इसका आविष्कार 1960 के दशक में हुआ है। 3M के द्वारा किया गया है, क्या है, 3M कंपनी है, 3M। अब इसमें जो ऑफसेट प्रिंटिंग है उसमें 2 प्रमुख रूप से टर्म आते हैं, सीटीपी एंड सीटीएफ। तो देखिए कंप्यूटर टू प्लेट एंड कंप्यूटर टू फिल्म, इनका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है खासतौर से सीटीपी और सीटीएफ का। फिर आता है हमारा फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी के भी बारे में थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं, इससे भी एक आध क्वेश्चंस कभी आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, कैमरा ऑब्स्कुरा। कैमरा ऑब्स्कुरा से फोटोग्राफी की शुरुआत मानी जाती है। फोटोग्राफी की शुरुआत कैमरा ऑब्स्कुरा से। इसको कहां पे, देखिए यूनान और चीन में एक तकनीकी थी, जिसमें क्या है, एक अंधेरे कमरे में, एक ये कमरा हो गया डार्क रूम, यहां पे एक छेद बना दिया गया। यहां पे जो छेद बनाया गया तो यह जो लाइट आई तो उसने क्या किया, एक चित्र बना है, जिसमें क्या, ये उल्टा बना, एक छोटा छेद बनाकर बाहर का उल्टा प्रतिबिंब, यानी यहां पे कोई भी चीज, जैसे ये एक प्लेट ऐसे खड़ी है, इस पे गोल है, तो इसका जो बनेगा तो वो कैसे बनेगा, ऐसे खड़ी और इसमें नीचे की तरफ गोल, यानी उसकी उल्टी छवि बना के देखिए। तो इससे क्या है, यहीं से कैमरे की शुरुआत, कैमरे की तकनीकी की शुरुआत यहीं से हुई। फिर इससे क्या है, वैज्ञानिक रूप से जो अरब वैज्ञानिक हैं, इब्न इब्न अल हायथम, क्या है, इब्न अल हायथम ने 11वीं शताब्दी में समझाया, इस प्रोसेस को समझाया था।
ठीक है। अब पहली जो अस्थाई तस्वीर है इसे किसने, तो इसे 1826 या 27 दोनों ही आता है, तो खासतौर से 1826 को ज्यादा प्रमाणिक माना गया है। जोसेफ नाइफ्सफोर निप्स, जोसेफ नाइस्फोर निप्स ने पहली तस्वीर खींची और इस प्रक्रिया को क्या कहा गया, होलीग्राफी। इस प्रक्रिया जो निप्स ने बनाई थी, जो पहली चित्र बनाई, जो फोटोग्राफी को तकनीकी को प्रयोग करके, उसे क्या हेलियोग्राफी कहा गया। और इसमें 8 घंटे का समय लगा। कितने, 8 घंटे का समय। आज तो सेकंडों में हो जाता है काम। फिर डैगुरेटाइप आया 1839 में। ये कैमरे का वो है, पहले क्या था, ऑब्सकुरा, ऑब्सकुरा के बाद डैगुरेटाइप। देखिए डैगुरेटाइप में क्या है, लुइस डैगुरे ने इसकी खोज की थी 1839 में, और पहली व्यवहारिक फोटोग्राफी तकनीकी का विकास था ये। व्यवहारिक यानी कि आम जनता था। इसमें चांदी युक्त तांबे की प्लेटों पे तस्वीर लेता था। ये क्या है, चांदी युक्त तांबे की प्लेट थी जो कि सिल्वर कोटेड थी। और इस फोटोग्राफी की औपचारिक शुरुआत, यहां से औपचारिक शुरुआत फोटोग्राफी की मान ली गई। कहां से, डागुरेटाइप से। फिर कोलोटाइप, नेक्स्ट आ गया कोलोटाइप या नेगेटिव तकनीकी वाला कैमरे का। इसमें विलियम हेनरी फॉक्स टॉलबॉट, पूरा नाम है इनका, विलियम हेनरी फॉक्स टॉलबॉट ने कैलोटाइप तकनीकी का विकास किया, जिसमें नेगेटिव से पॉजिटिव प्रक्रिया का उपयोग होता था। क्या, नेगेटिव से पॉजिटिव। और ये आधुनिक फोटोग्राफी की नींव थी। क्या था, कैलोटाइप। कैलोटाइप वाला जो कैमरा था वो आधुनिक फोटोग्राफी की नींव। नेगेटिव पे पहले लिया, इसके बाद उसे छापा जाता था। फिर 1888 में जॉर्ज ईस्टमैन ने कोडेक कैमरा लॉन्च किया और फोटोग्राफी को आम जनता तक पहुंचाया। कोडेक कैमरा ने आम जनता तक पहुंच कहां से बनी, तो कोडेक कैमरा जब आया तब से। फिर आया रंगीन फोटोग्राफी। तो रंगीन फोटोग्राफी का पहला प्रयास 1860 में किया गया, लेकिन वो सक्सेस नहीं रहा। फिर 1935 में कोडेक नहीं, कोडेक क्या थी, कंपनी थी, इसने कोडाक्रोम करके रंगीन फिल्म बाजार में उतारी। क्या है, रंगीन फिल्म, जो नेगेटिव पहले आती थी, कोडाक्रोम नाम था इसका। अब यह रंगीन तस्वीरें सामान्य हो गई हैं। क्या है, आम जनता के पास तो नहीं। फिर डिजिटल फोटोग्राफी की तरफ फिर हम बढ़े। डिजिटल फोटोग्राफी की शुरुआत कहां से, ये भी कोडेक से ही के इंजीनियर हैं। 1975 में स्टीव सैसन, क्या नाम था, स्टीव सैसन ने पहला डिजिटल कैमरा बनाया। इसके बाद डिजिटल तकनीकी क्या है, पारंपरिक फिल्म के पीछे ये जो नेगेटिव वाले फिल्म वाले जो थे, यानी फोटो पहले आपने खींची है तो वो क्या होती थी, एक नेगेटिव फिल्म होती थी, उस पे आ गया, फिर वहां से निकाले जाते थे। और आज के दौर पे हम देखते हैं डीएसएलआर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बहुत सारे कैमरे आ गए हैं। डीएसएलआर क्या है, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने टॉपिक्स को देखा। ये क्या था हमारा, इसमें हमने देखा ग्राफिक्स, ग्राफिक आर्ट के बारे में, ग्राफिक आर्ट के बारे में देख लिया। इसके बाद फिर ऑफसेट प्रिंटिंग देखा हमने। ऑफसेट प्रिंटिंग के बाद फोटोग्राफी देखी। ये 3 टॉपिक्स देखे। कौन सा एक था, ऑफसेट प्रिंटिंग। ऑफसेट प्रिंटिंग, तो मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से मैंने इन सभी टॉपिक्स को समझा दिया, आप लोग को समझ भी आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए तथा शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको स्कैन करके जुड़ सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप उससे जुड़ जाइए। डेली 9 बजे प्रैक्टिस कराई जाती है आर्ट के मिक्स क्वेश्चंस की, रोज प्रैक्टिस कराई जाती है, आप उससे भी जुड़ के अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट जो
सेक्शन वाइज भी प्रैक्टिस सेट कुछ अभी डाले नहीं हुए, कुछ उसको ऐड कर रहा हूं मैं। इसके अलावा जो फुल मॉक टेस्ट है, 2 मॉक टेस्ट अभी तक डाल दिए गए हैं। कितने? 2 मॉक टेस्ट तक लाइव हो गए। टोटल 25 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे आपको। कितने? 25 मॉक टेस्ट। 25 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। तो आप लोग हमसे जुड़ जाइए, आप उसमें मॉक टेस्ट को भी कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि हमारी तैयारी किस लेवल पे हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आप सभी लोगों का।